subscribers and my dear student, this is the part 3 of lesson 6. Yesterday we understood about the universal code. So universal code, the code which are nearly universal for bacteria to human. Its code is triple U. Code for phenylalanine is called universal code. इसके बाद हम देखेंगे unambiguous, one codon code only one amino acid, so they are called unambiguous और specific codon. इसका एग्जाम्पल है UGG ट्रिप्टोफैन के लिए. इसी तरीके से थर्ड हम देखेंगे degenerate, some amino acids are coded by more than one codon, hence they are degenerate, all other than. इसका एग्जाम्पल है UGG. इनिशिएटिंग कोडोन AUG and GUG start the process of protein synthesis, so they are called initiating codon. Terminating codon stops the process of protein synthesis, and code are UAA, UAG and UGA. There would be 4 cube, 4 multiply by 4 multiply by 4 is equal to 64 ट्रिपलेट कोडोन. तो अभी जेनेटिक कोड जो हमने देखा था इसमें 64 कोडोन होते हैं. ये जो जेनेटिक कोडोन हमने देखा था इसमें 64 कोडोन होते हैं. इसके बाद देखें डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मार्शल नीरेनबर्ग एंड सेवेरो ओकेव प्रिपेयर द जेनेटिक कोड. तो ये जो जेनेटिक कोड थे इसको बनाने में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मार्शल नीरेनबर्ग एंड सेवेरो ओकेव ने अपना रोल प्ले किया था. ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लैक ओपेरॉन, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है. देखें, लैक ओपेरॉन एक तरीके का प्रोसेस है, जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है, जिसे जैकब एंड मोनेड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. तो लैक ओपेरॉन जो है इसकी दो सिचुएशन होती हैं. एक होती है एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और एक होती है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जैसे कि हम देख रहे हैं. तो लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई बैक्टीरिया में किया गया था. तो देखें, इट इज़ एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन वेयर लैक्टोज इज द इंड्यूसर. इट इज़ द सबस्ट्रेट for the enzyme beta galactosidase. The components of lac operon are 3 structural gene, an operator, a promoter and lactose as a inducer. The substrate lactose regulate the lac operon. तो देखें, ये सिचुएशन अभी हम जो देख रहे हैं, पहले हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. देखें, ये जैसे कि हम दिखा रहे हैं एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. तो एब्सेंस ऑफ लैक्टोज वाली सिचुएशन में हम यहाँ पर ओपेरॉन बनाए हुए हैं. देखें, ओपेरॉन में यहाँ पर P का मतलब है प्रमोटर, I का मतलब है इंड्यूसर, P का मतलब यहाँ प्रमोटर, O का मतलब ऑपरेटर और 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए. तो देखते हैं एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तब इस सिचुएशन में हम देखते हैं ये जो ऊपर ये ओपेरॉन बना है, यहाँ पर हम देखते हैं रिप्रेसर की तरह काम करेगा mRNA.
mRNA, और रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ यहाँ कंबाइन हो जाएगा। तो जब ये रिप्रेसर हम देख रहे हैं ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ यहाँ कंबाइन होगा, तब रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, और रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जब बाइंड हो जाता है देन रीजन ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर्म द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। तो यहाँ पर जैसे ही ये देखें, यहाँ लैक्टोज की एब्सेंस में जब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ ज्वाइन होता है तब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंबाइन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन जो कि हम देख रहे हैं लैक जेड, लैक वाई, लैक ए एक्टिव नहीं हो पाते, और उनसे जो एंजाइम निकलने होते हैं वो नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोसेस नहीं होती है। ये है एब्सेंस, स्टार्ट नहीं होती है, ये है एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब हम देखते हैं अगली सिचुएशन देखें, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जो कि हम देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में आपको ऐसे बनाना है, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में बनाना है सबसे पहले यहाँ पर P आ गया, P प्रोमोटर, I इंड्यूसर, P प्रोमोटर, O ऑपरेटर, ये लैक Z, लैक Y, लैक A। तो देखें इस सिचुएशन में ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हम देख रहे हैं ये है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में। तो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज सिचुएशन में रिप्रेसर mRNA जो है वो रिप्रेसर mRNA यहाँ पर कंबाइन हो जाता है लैक्टोज से, यहाँ पर लैक्टोज मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही लैक्टोज यहाँ मिलेगा तो हम देखेंगे कि ये जो इनएक्टिव रिप्रेसर है, इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाने की वजह से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाएगा ऑपरेटर से, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ ऑपरेटर से जुड़ता है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑपरेटर से जुड़ेगा ये, और ऑपरेटर से जुड़ने के बाद ये तीन जो स्ट्रक्चरल जीन हैं लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ये तीनों जीन इनएक्टिव हो जाएंगे, और इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन से अपने अलग अलग एंजाइम रिलीज़ होंगे। तो देखें लैक mRNA यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू हो गया, और लैक जेड से जो एंजाइम निकला वो है बीटा गैलेक्टोसिडेज, और लैक वाई से जो एंजाइम निकलेगा वो परमिएज है, और लैक ए से जो एंजाइम निकलेगा ट्रांस एसिटाइलेज है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो देखें पहला स्टेप जो है ये है ट्रांसक्रिप्शन और ये है ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं ये कब हो रहा है, जब प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज है। तो हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली कि स्ट्रक्चरल जीन के एक्टिव हो जाने से लैक जेड, लैक वाई और लैक ए से अलग अलग तीन एंजाइम निकले, जिसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज जेड से, वाई से परमिएज और ए से ट्रांस एसिटिलेज हुए। तो अब देखते हैं ये, क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में, तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। यहाँ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, अब इसके नीचे लिखेंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इस तरीके से लैक ऑपेरॉन मॉडल तैयार होता है, और लैक ऑपेरॉन मॉडल को आप अच्छी तरीके से तैयार करें, ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के अंदर आता है। लैक ऑपेरॉन प्रोसेस जो है ये एक बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर होने वाला मैकेनिज़्म है, जीन के ज़रिए होने वाला प्रोसेस है, जिसे जैकब एंड मोनर्ड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो बहुत अच्छी तरीके से इसे तैयार करें। ये डायग्राम जो मैंने इसमें बनाया है इसको ध्यान से देख लें। ये डायग्राम दो सिचुएशन में यहाँ पर है। एक सिचुएशन है, देखें एक सिचुएशन है एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जिसमें हम ये बना देंगे, और दूसरी सिचुएशन जो है वो देखिए, दूसरी सिचुएशन वो है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो हमने देखा यहाँ पर ये पूरा एक बार ध्यान से देख लें। लैक ऑपेरॉन मॉडल पहले इतना बनाएंगे जो एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में है, दूसरा पार्ट इसका प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में
ये वाला बन जाएगा। ये डायग्राम बना लेंगे अच्छी तरीके से, और फिर यहाँ नीचे इस डायग्राम के ठीक नीचे यहाँ पर लिखेंगे ये लाइन कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये हमारा लैकोपेरॉन क्वेश्चन तैयार हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर आप लोगों को एक छोटी डिटेल तैयार करनी है जो मैंने यहाँ पर अरेंज कर रखी है। एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर पूछ लेते हैं। तो देखते हैं, इट इज़ द 13-year प्रोजेक्ट दैट वाज लॉन्च्ड इन 1990 एंड completed इन 2003। 1990 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और 2003 में कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट नहीं, इसे बीच में रोक दिया गया था। इसे पूरा होने में इसे लगातार 13 साल तक इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था। दिस प्रोजेक्ट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ड्यूरिंग द अर्ली ऑफ दिस प्रोजेक्ट द वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम वॉज ए मेजर पार्टनर। तो ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ये सब लोग को लिखनी है। इसके बाद हम देखते हैं अदर कंट्रीज़ लाइक जापान, जर्मनी, चाइना एंड फ्रांस वर द मेंबर्स। तो ये जो HGP थी ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना गया, मेगा प्रोजेक्ट माना गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग में इसके अंदर जापान, जर्मनी, चाइना और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ इसके मेंबर थीं। द एम वॉज HGP to find out the complete DNA sequences of human genome। तो अभी पहले ह्यूमन जीनोम के बारे में जितना मैंने यहाँ बताया आप लोगों को, इतना नोट्स में से यहाँ से कर लें। इसके बाद है वाई HGP इज कॉल्ड मेजर प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये द मेजर कॉस्ट, द अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ HGP इज $9 बिलियन। अब देखें, ये जो है 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर का खर्चा इस प्रोजेक्ट को बनाने में आया था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, वेरी हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड फॉर डाटा स्टोरेज एंड एनालिसिस। इसके बाद बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटेशनल डिवाइस चाहिए थे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ देखेंगे कि जो HGP है वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें देखें, इफ़ वी ऑब्टेन द सीक्वेंसेस टू स्टोर द टाइप्ड फॉर्म इन ए बुक, इफ़ ईच पेज कंटेन 1000 लेटर एंड ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस, then 3300 such books would be required to store the complete information of DNA sequences from a single human cell। मतलब समझें कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इस प्रोजेक्ट को टाइप करने पर, अगर टाइप्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो जैसे एक पेज पर 1000 लेटर हैं और एक बुक के अंदर 1000 पेज हैं, और इस तरीके से करीब करीब 3300 बुक्स चाहिए पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अरेंज करने में। एक बार ध्यान से सुने, जैसे एक पेज पर कितने हैं 1000 लेटर, और उसमें एक कॉपी में कितने पेज हैं 1000 पेज। तो इस तरीके से 1000 पेज की 3300 बुक्स चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। तो इसे मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। तो अभी हमने समझा। इसके बाद है अगला, द एनॉर्मस quantity of data required high speed computational devices to data storage, structure analysis। तो इस तरीके से, इसीलिए इसे हम मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, HGP को मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं।
अब देखें साइलेंट फीचर ऑफ HGP। अब देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ HGP। ह्यूमन जीनोम कंटेन 3.1647 बिलियन बेस पेयर। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस। तीसरा पॉइंट, द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। फोर्थ पॉइंट देखें, लेस देन 2% ऑफ जीनोम इज फॉर प्रोटीन। फिफ्थ पॉइंट देखें, फिफ्थ पॉइंट, साइंटिस्ट हैज़ आइडेंटिफाइड 1.4 मिलियन location where single base DNA differences sources in human। 6 पॉइंट देखें, 99.9% of DNA of human population is identical। तो देखें ये हो गया साइलेंट फीचर्स ऑफ HGP। The study of HGP was closely associated with a new branch of biology is called bioinformatics। इसके बाद देखें गोल ऑफ HGP। गोल ऑफ HGP अलग से एग्जाम में पूछ लेते हैं 2 नंबर में। आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्स 20,000 to 25,000 gene of human DNA। Second, store this information in databases। 3, improve the tools for the data analysis। Fourth, determine the sequences of 3 billion chemical base pair that makes the human DNA। Transfer of related technology to other sectors such as industries। Next point, HGP follow the ELSI ethical, legal and social issue। तो ये हो गए हमारे गोल ऑफ HGP के 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं। BAC क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। HGP ये अलग से पूछ लेते हैं टॉपिक। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। HGP is used to understand the biological system। Second point, the study of HGP is helpful in tumor, cancers, formation of biomolecule, organ transplantation, etc। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। इसके बाद ये हमने देखा गोल ऑफ HGP एंड हमने देखा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ HGP। और हमने देखा यहाँ हमने देखा ये वाई HGP इज कॉल्ड मेजर प्रोजेक्ट। तो ये हमारा HGP से रिलेटेड सारा हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कोई सा भी 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ में लिखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फीचर्स लिखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फ्यूचर एप्लीकेशंस लिखिए, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। वाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चारगॉफ रूल। चारगॉफ रूल जो है, देखें चारगॉफ रूल, यहाँ पर हम चारगॉफ रूल के बारे में पढ़ेंगे। चारगॉफ रूल
The generalization mode on the basis of DNA is called चारगॉफ रूल। देखें चारगॉफ रूल के अंदर यहाँ पर 4 पॉइंट आते हैं। प्यूरिन एंड pyrimidine बेस आर द इक्वल अमाउंट, जैसे A+G इज इक्वल टू T+C। ये हो गया चारगॉफ रूल का पहला पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि एडेनिन प्लस गुआनिन का सम थायमिन प्लस साइटोसिन के सम के बराबर होगा। सेकंड पॉइंट देखें, मोलर अमाउंट ऑफ एबेंडेंस ऑलवेज इक्वल टू द थायमिन गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट अकर इक्वल प्रोपोर्शन। चौथा पॉइंट देखें, द रेशो ऑफ A+T अपॉन G+C इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर स्पीसीज। तो देखें एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, इफ़ ए DNA, उसमें उन्होंने देखें हम जानते हैं ना DNA में नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो होते हैं एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और गुआनिन। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि फिर DNA साइटोसिन इज़ 20%, देन फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ अदर बेसिस। तो हम जानते हैं इसका पहला रूल जो हमने देखा था A+G इज इक्वल टू T+C। तो अब हमने इस क्वेश्चन में दे रखा है साइटोसिन 20%, तो यहाँ पे लिखेंगे A+G इज इक्वल टू T+C और साइटोसिन के नीचे लिख देंगे 20। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना साइटोसिन होगा, तो अब देखें साइटोसिन जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है गुआनिन के बराबर। तो जो अमाउंट साइटोसिन का होगा वही गुआनिन का होगा। देखें 20% साइटोसिन हुआ तो गुआनिन भी 20% हुआ, इक्वल हो गया। तो अब हमें ये पता लग गया 40%, तो बचा क्या 60%। तो 60% में यहाँ पर एडेनिन 30% और थायमिन 30% रख देंगे। क्यों, क्योंकि A T के बराबर होता है, C G के बराबर होता है। A जो है वो T के बराबर होगा, C G के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर C का अमाउंट दिया है तो 20%, तो C विल बी इक्वल टू गुआनिन के, साइटोसिन गुआनिन के बराबर होगा। C जब साइटोसिन 20% दिया हुआ है तो गुआनिन भी 20% हो गया, तो इसका मतलब 40% यहाँ पर काउंट हो गए। अब बचे 60%, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि 30% एडेनिन होगा, 30% साइटोसिन होगा। तो A ऑलवेज इक्वल टू T एंड C ऑलवेज इक्वल टू G। तो इस तरीके से ये पूछ लेते हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल चारगॉफ रूल के मैंने 4 पॉइंट आप लोगों को बताए। अब हम देखते हैं आगे। देखें ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए इस टेक्निक को मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम DNA का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA बाई PCR। PCR ये देखिए जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग स्टेप वाइज DNA फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स नोट कर लें। ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA, तो पहला आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पर एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA यानी जब DNA को निकाला जाता है तो उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA, जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से होता है। इसके बाद है एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA। एम्पलीफिकेशन DNA में DNA के सेगमेंट्स की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं PCR।
अब इसके बाद डीएनए को कट कर लिया जाता है। डीएनए को कट करने के प्रोसेस में फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए हो जाता है और डीएनए को काटने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जब फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा तो उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लेकर सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स बाय पासिंग थ्रू एगारोस जेल, हम डीएनए के सेगमेंट्स को एगारोस जेल पे रखते हैं, एगारोस जेल पे रखते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरोसिस किया जाता है। एगारोस जेल एल्गी से बनने वाला जेल है। अब इसे जब हम एगारोस जेल पे रखेंगे तो एगारोस जेल पे रखने पर डीएनए के टुकड़ों को वहाँ पर हम इथीडियम ब्रोमाइड डालते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड एक स्टेन होता है। स्टेन डालने पर डीएनए के टुकड़े अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में वायलेट कलर के दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन, और यहाँ पर डाई का इस्तेमाल किया गया है और वो चमकने शुरू हो जाते हैं, पिंक कलर जैसे चमकने शुरू हो जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन। इसके बाद स्टार्ट द डीएनए इज़ स्प्लिट टू सिंगल स्ट्रैंड, ये वाला स्टेप लिखेंगे। इसके बाद डीएनए ट्रांसफ़र टू द नायलॉन और नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। तो अब इस बात को समझें कि एगारोस जेल के अंदर हम यहाँ पर 2 स्ट्रैंड लगाते हैं। स्ट्रैंड लगाने के बाद वहाँ पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया, उसमें लाइट की सप्लाई की, तो हम देखते हैं कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो पॉजिटिवली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एनोड पर आ जाते हैं और एनोड पर आकर एनोड से डीएनए को निकाल लिया जाता है। अब इसके बाद डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसफ़र टू नायलॉन और नाइट्रोसेल्युलोज जेल। अब हम क्या करेंगे, डीएनए के स्ट्रैंड को नायलॉन के पेपर पर रख लेंगे बाय साउदर्न प्लॉटिंग। इस टेक्निक को कहते हैं साउदर्न प्लॉटिंग। इसके बाद हम एडिंग द रेडियो एक्टिव सिंथेटिक डीएनए, अगला स्टेप लिखेंगे यहाँ पर, और फ्रेगमेंट्स ऑफ नोन सीक्वेंसेस कॉल्ड प्रोब्स एंड मार्कर, ये अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे। बाय इमर्जिंग इन द बाथ टू हाइब्रिडाइज्ड VNTR, यहाँ पर लिखने के बाद अगला जो हमारे नायलॉन के पेपर पर रखे हुए डीएनए के स्ट्रैंड थे, डीएनए के टुकड़े थे जो हमने नायलॉन के पेपर रखे थे, उस पर हम एक्सपोज करते हैं एक्सरे लाइट, एक्सपोजिंग द एक्सरे फिल्म टू गेट बार एंड बैंड्स। और इस तरीके से नायलॉन के पेपर पर डीएनए के टुकड़ों के प्रिंट हमें तैयार मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम इस प्रोसेस से हम डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट के प्रोसेस को सर एलिक जेफरी ने एक्सप्लेन किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्रिमिनल को पकड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक साइंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि अभी मैंने बताया सर एलिक जेफरी ने इस प्रोसेस को बताया था। तो आप लोग क्या करेंगे, ये एक टेक्निक है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ अरेंज कर रखा है, इसको आप कर लोगे। जैसे पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, दूसरा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, तीसरा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फोर्थ सेपरेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स बाय पासिंग थ्रू एगारोस जेल, इसके बाद स्टेनिंग एंड पासिंग थ्रू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसके बाद स्ट्रैंड डीएनए इट्स स्प्लिट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंड, इसके बाद डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसफर टू नायलॉन पेपर एंड नाइट्रो सेलुलोज जेल, इसके बाद रेडियो एक्टिव सिंथेटिक डीएनए, फ्रेगमेंट्स ऑफ known sequences called probes and mark and exposing the x-ray film to get bar and band। इस तरीके से हमें डीएनए की प्रिंटिंग मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें आप तैयार करेंगे ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अगला यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया, देखें आज हमने क्या क्या कवर किया, पहले इसमें देखें। आज हमने कवर किया कि जेनेटिक कोड से रिलेटेड जो बचा हुआ पोर्शन था, इसके बाद हमने पढ़ा लैक ऑपेरॉन के बाद हमने पढ़ा HGP एप्लीकेशन, गोल, साइलेंट फीचर्स एंड
HGB का हमने वाई इट इज़ कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। ठीक, इसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप्स। DNA फिंगरप्रिंटिंग जो कि सर एलिक जेफरी ने डिस्कवर किया था। तो ये पूरा स्टेप जो अपनी कॉपी में कर लेंगे। इससे अगला स्टेप हम नेक्स्ट टर्न पर यानी इसके अगले पार्ट में करेंगे। ओके।